हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा सैनी। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है सेल का पार्ट सेकंड थर्ड की बात करते हैं। 2 पार्ट उसके पहले मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर अपन ने जो सेल होती है यानी कोशिका की बेसिक संरचना देखी थी, स्ट्रक्चर जो है। इसके साथ ही पिछले क्लास में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा था। तो अभी तक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें। और हाँ, आज जो टॉपिक रहने वाला है राइबोसोम और गोल्जी लाइसोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं राइबोसोम क्या होता है, आखिरकार इसका नाम क्या है, क्या काम करता है, उसके पूरे डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम जो है, इसकी सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसकी खोज किसने की। तो ध्यान रखिए, राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने की थी। किसने की थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी खोज की थी? ध्यान रखिएगा, 1 मिनट। पैलाडे ने खोज की थी 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में की थी। ठीक है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पैलाडे है, इन्होंने किससे खोज की थी? ध्यान रखिए, तो इन्होंने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की थी। इन्होंने किस में की थी? जंतु कोशिका में। कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने किस में की थी? जंतु कोशिका जो है ना, उसमें की थी। सीधा क्वेश्चन आता है, जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पैलाडे ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। वही आपसे पूछ ले, जो पादप कोशिका है ना, पादप कोशिका में, सॉरी मैंने पादक लिख दिया है। पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिए, रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबिन्सन जो है ना, और ब्राउन ने की थी। रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी, जबकि ये जो पैलाडे नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज की थी। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं राइबोसोम की। जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। सीधा क्वेश्चन आते हैं, किसके बने होते हैं? तो ध्यान रखिए, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, राइबोसोम की जंतु कोशिका में खोज तो पैलाडे ने की थी, लेकिन पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन ने की थी। कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग अगर आपसे पूछ ले तो। राइबोसोम जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और इनका मेन जो कार्य है वो क्या करना? अमीनो अम्लों द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करना। मेन जो वर्क है वो क्या करना है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री भी किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, ये तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। आगे मैं थोड़ी और बात बताती हूँ आपको राइबोसोम के बारे में। थोड़ा यहाँ खाली जगह में बताती हूँ। जो राइबोसोम है, ये सबसे सूक्ष्म कोशिकीय अंगक होते हैं। ध्यान दें, कैसे होते हैं? सबसे सूक्ष्म कोशिकीय, सबसे सूक्ष्म कोशिकीय अंग है। ध्यान रखिएगा, जो राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन से बने होते हैं। जिस किससे बनते हैं? ध्यान रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन जो है उससे बने होते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को अपन क्या बोल सकते हैं? तो आपको पता है, इसको क्या कह सकते हैं? आरएनए कह सकते हैं। अपन क्या कह सकते हैं? आरएनए कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? आरएनए के बनने होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो राइबोसोम होते हैं सबसे सूक्ष्म कोशिकीय अंगक होते हैं, जो राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये जो राइबोसोम है, इसके अंदर बात की जाए तो कितने प्रकार के, अगर बात की जाए प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम के उप इकाइयाँ आपस में जुड़ जाते हैं, जिनको जोड़ने के लिए किस आयन की जरूरत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटीन संश्लेषण होता है ना, उस समय क्या होती है? इसकी उप इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं
और इनको जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के समय जोड़ने के लिए कौन सी इकाई की ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। अब बात की जाए तो इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार का होता है, एक कौन सा 80S प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर राइबोसोम एक तो होता है 70S, एक कौन सा होता है 80S प्रकार का होता है। ठीक है, बात की जाए 70S और 80S प्रकार का होता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका था कि ये जो 80S प्रकार का राइबोसोम है इसका अणुभार कितना होता है। तो ध्यान रखिए, इसका जो अणुभार है ना, इसका अणुभार कितना होता है, 80S का तो होता है 5.6 गुणा 10⁻6 डाल्टन। ये आपको ध्यान रखना है। 80S प्रकार के राइबोसोम का जो अणुभार होता है 5.6 गुणा 10⁻6 डाल्टन होता है, जबकि 70S प्रकार के राइबोसोम का अणुभार होता है 2.7 गुणा 10⁻6 डाल्टन होता है। क्या होता है, 6 डाल्टन होता है। ठीक है, ये लोग गायब हो गया भैया, ये तो है 6 डाल्टन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कार्य याद रखना है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है करना। और जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ना, देखो ऐसी संरचना होती है, किसकी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इस अंतःप्रद्रवी जालिका का जो खुरदरा भाग है उसके ऊपर क्या होता है, कणिकाओं के रूप में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम यहाँ भी पाया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिए अंतःप्रद्रवी जालिका, जैसे क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसमें भी पाए जाते हैं। ये हो गया आपके पास में क्या, राइबोसोम के बारे में मैंने आपको पूरी बात बताई है। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ ले, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है अपनी, ठीक है, कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर कौन सा प्रकार का जो है आपका राइबोसोम पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 70S प्लस 50S प्लस 30S। ठीक है, अब बात की जाए अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो क्या होगा, नील हरित शैवाल हो जाएगा, नील हरित शैवाल। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके एग्जाम्पल अगर बात की जाए, नील हरित शैवाल हो गए, जीवाणु हो गए, इनमें कौन सा 70S प्लस 50S प्लस 30S प्रकार का पाया जाता है। वहीं आपसे पूछ ले, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, प्रोकैरियोटिक हो गई, अब यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनकी बात की जाए तो इसमें कौन सा आपका पाया जाता है भाई, राइबोसोम। तो ध्यान रखिए, इसमें 80S प्लस 60S प्लस 40S। ठीक है, अब यहीं पर बात की जाए कोशिकीय अंग कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक तो होते हैं आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, प्लास्टिड में भी कौन सा 70S प्रकार का पाया जाता है। तो आपको जो मेन याद रखना है, राइबोसोम की खोज किसने की थी, पादप में तो की थी किसने, रॉबिन्सन और ब्राउन ने, और अगर बात की जंतुओं में पैलाडे ने की थी। ठीक है, और वही आपको ध्यान रखना, प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम की उप इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती है। इन इकाइयों को जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की। इसको तो रट लेना, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो बताइएगा राइबोसोम में कोई दिक्कत किसी को, ये होता है आपका राइबोसोम कंप्लीट। अभी बात कर लेते हैं आगे, राइबोसोम के बारे में बात करते हैं लाइसोसोम। बात करते हैं लाइसोसोम क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, उन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है राइबोसोम जो है उसकी खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। किसने की थी, डी डुबे ने की थी। यहाँ क्रिस्टीनिया डिबे लिख रखा है, तो डी डुबे ने की थी, ध्यान रखिएगा। खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। कब की थी, तो आपको पता है 1774 में की थी। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज में मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन आता है, ये लाइसोसोम है वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग की दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो ध्यान रखिएगा, ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसी झिल्ली, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है।
ठीक है, ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है वो गोल्जिकाय प्लस अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होता है। लाइसोसोम जो है उसका निर्माण किसके द्वारा? गोल्जिकाय व अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होता है। इसके साथ ही याद रखना इसको और क्या कहते हैं? लाइसोसोम को पाचन की थैली भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव बैग है इसमें कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिए, इसमें 24 प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह स्वयं नष्ट हो जाती है, इसलिए कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? एटम बम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? कोशिका को नष्ट कर देता है। कोशिका को नहीं है, खुद को भी नष्ट कर देता है कई बार। ठीक है, इसके अंदर 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। जब ये थैली फटती है इसकी तो क्या होते हैं? सारी कोशिकांगों का क्या कर देता है? पाचन कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही एक बात और बात करते हैं, एक मिनट, यहीं पर अपन बात कर लेते हैं। पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? लाइसोसोम पुरानी कोशिकाओं को नष्ट करता है। स्वयं नष्ट होने पर कैंसर का कारण बनता है। ध्यान रखिए, ये पुरानी कोशिकाओं को तो नष्ट करता है, लेकिन ये खुद को नष्ट करता है ना, तो क्या बन जाता है? ध्यान रखिएगा, कैंसर होने का कारण होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सी स्थिति में होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो अम्लीय माध्यम होता है ना, अगर मैं बात करूँ अम्लीय माध्यम, प्लीज़ नोट्स ना अपने प्रॉपर मेंटेन करते रहिएगा। जो अम्लीय माध्यम है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? लाइसोसोम के ये जो 24 प्रकार के एंजाइम है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कब होते हैं? अम्लीय माध्यम में होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के प्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। कई बार सीधा पूछते हैं कि कौन से एंजाइम भरे होते हैं, तो ध्यान रखिए प्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। जो 24 प्रकार के एंजाइम है ना, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? आपके पास लाइसोसोम हो गया, जैसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं प्लास्टिड क्या होता है, यानी लवक क्या होता है। लवक की खोज किसने की? इसका काम क्या है? और इसकी पूरी डिटेल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।